नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार पनून कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं जो कि फाउंडर कन्वीनर हैं पनून कश्मीर के। और आज इनसे बात करेंगे जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी पहले एपिसोड में, हमने जो दिखाया उसके आगे की जर्नी के बारे में इनसे ज़रूर बात करेंगे। मार्गदर्शन डॉक्टर साहब जब बना, मार्गदर्शन जब पास हुआ उसके बाद आप लखनऊ भी गए, किन किन जगहों पे गए, और उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ रही पेंटिंग्स के द्वारा आपने प्रदर्शन किया और बाकी एक्टिविटी जो रही उसके बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। पिछली बार भी हमने विस्तार से बात की और बहुत बार सारी बातें छूट जाती हैं, उस कम समय में कितना कहा जाए, फिर भी हम गागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मार्गदर्शन की बात की, मैं ये बताना पिछली बार भूल गया कि इसमें अमेरिका से भी एक डेलीगेट आए थे, डॉक्टर सुभाष काक जी जो हैं पद्मश्री हैं और साइंटिस्ट हैं, वेरी प्राउड ऑफ हिम। उनकी पार्टिसिपेशन थी और ये मैसेज एक तो पूरे देश में ले जाना ज़रूरी था और सरकारों तक पहुंचाना ज़रूरी था, पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाना ज़रूरी था, कश्मीरी पंडितों तक जो बिखरे थे उन तक, फिर उनको समझाना भी कई एप्रीहेंशन से ये कैसे संभव है कश्मीर घाटी में सेपरेट होमलैंड बनाना, वो फिजिबिलिटी क्या होगी, वहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, रिफाउलमेंट ना हो फिर से हमारे साथ, इसके यही मुद्दे होते थे। इन बातों को लेकर के एक तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सहारा लिया, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्योंकि नेशनल लेवल पर मीडिया का बहिष्कार था, वो आपको नहीं करते थे कवर जिस तरह हम चाहते थे हो, और फिर आपके बारे में झूठ बोला जाता था। ये ह्यूमन राइट्स एजेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, खासकर PUCL, खासकर जस्टिस तारकुंडे, खासकर गौतम नवलखा, ये गौतम नवलखा जी जो है अभी जेल वेल में हैं, ये मुझसे मिले हैं गीता भवन में। तपन बोस फिल्म मेकर वो मुझसे मिले हैं, उन्होंने स्वयं देखा कि कश्मीरी पंडितों की हालत क्या है। फिर कश्मीर चले गए, कश्मीर जाकर के उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें खासकर जस्टिस तारकुंडे साहब ने इतना झूठ कहा है और इतना वो प्री कंसीव्ड था। वो कहते हैं कि मैं कश्मीर गया, वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर से मैंने बात की और टैक्सी ड्राइवर ने जो उसको कहा वो रिपोर्ट बन गई आपकी, और उन्होंने ये कहा कि इनके पास कोई रीज़न खास सॉलिड नहीं था, दे हैड नो रीज़न टू फ्ली कश्मीर। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ वहाँ। तो ऐसी सिचुएशन में एक और आप झूठ से लड़ रहे हैं, आपके बारे में जो नेगेशन किया जा रहा है आपके जेनोसाइड का, आप ये एक्सोडस का, दूसरी ओर हमने अपनी बात फैलानी है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर लेटर राइटिंग था, हमने सब लोगों के, प्रोमिनेंट लोगों के एड्रेसेस जमा किए, एड्रेस बैंक बना, फिर हम चिट्ठियाँ लिखते थे, उनको भेजते थे, चिट्ठी जी ये इस तरह डेवलपमेंट है, ज्वाइन अस, ये एक तो ये चला। फिर हमने एक ड्राइव लिया एक बार कि वॉल पेंटिंग करो। आपने जम्मू में देखी होंगी, आप तो छोटे बच्चे हो लेकिन फोटोग्राफ्स, एविडेंसेस देख सकते हो, पूरे शहर में कहाना होमलैंड बनेगा, ओनली वे होमलैंड, ओनली पन कश्मीर। तो इसी तरह आप जम्मू नगरोटा से लेकर के उधमपुर नगर से पूरा आप बटोट तक सड़कों के दाएं बाएं पत्थरों पर हमने लिखवाया, और उसमें मेन कंट्रीब्यूशन हमारे उधमपुर यूनिट का है। उधमपुर यूनिट में ये BL कोल साहब होते थे, बिहारी लाल जी होते थे, रविंद्र पंडिता साहब होते थे, कई लोग थे इसमें, सुरेंद्र मारदार आपके होते थे। इन लोगों ने पूरे एक वॉल पेंटिंग, एक हवा बन गई। और उसके बाद हम सेमिनार्स में, ये जिसमें लखनऊ की आपने बात की, लखनऊ में जो ओल्ड कश्मीरी पंडित थे उन्होंने एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, शायद 2 या 1 दिन की। तो मैं गया था और पहली बार पनून कश्मीर का मैसेज लेकर वहाँ पहुँचे, और उसमें मेन जो हमारे ये थे वो थे डॉक्टर अनिल कोल, जो आज अमेरिका में है, मियामी में, वहाँ मिनियापोलिस में। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको आना ही आना है। मैंने, तो हमने पहली बार पनून कश्मीर वहाँ रखा इस तरह। तो धीरे धीरे फिर हम मुंबई गए, गुजरात गए, राजस्थान गए, जयपुर गए, ये मैं आपको रनिंग में बता रहा हूँ, दिल्ली में गए, फिर इन जगहों पे हमने यूनिट पढ़े। और इसमें हमको ये नहीं भूलना है कि जो हमारे कुछ फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल जो लुट पिट गई इसी मोमेंट के साथ, जिनके घरों में हम रहते थे, बैठते थे, खाते थे, ये थे। तो उसमें मान लीजिए कि दिल्ली में विजय तिक्कू जी हमारे थे, वो सेटल्ड थे वहाँ मयूर विहार में।
और पहली बार कश्मीर लेकर हम वहाँ गए, दिलशाद गार्डन में उत्पल कोल वहाँ रहते थे, उनके घर गए। इसी तरह कई फैमिलीज हैं, रमेश राजदान जी थे, मयूर विहार, फिर बॉम्बे में अशोक पंडित जो फिल्म मेकर हैं उनके घर में गए। इसी तरह जगह जगह जहाँ लोकल थे उन्होंने काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूट किया। और फिर हर जगह हमने यूनिट्स तय किया और हर जगह कहा कि आप भी इंटरेक्शन करो, कॉर्नर मीटिंग्स करो, और इसमें हम जाया करते थे। और इसमें आपको हमने स्टिकर्स बनाए जी। हमने कहा यस आई एम ए कश्मीरी पंडित। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों बनाया। आप पीछे जाइए मेडिवल हिस्ट्री में, श्रीवर हिस्टोरियन थे, उनने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कन्वर्शन के बाद, फोर्सफुल कन्वर्शन के बाद कहना पड़ता था नबटो अहम, आई एम नॉट ए बटा, नबटो अहम, आई एम नॉट ए, मैं पंडित नहीं हूं, मैं बटा नहीं हूं, नबटो 3 बार। तो हमने उसका जवाब दिया यस आई एम ए कश्मीरी पंडित, ओनली वे पंडित। तो स्टिकर्स बनाना, फिर म्यूजिक में आपने देखा हमने सॉन्ग्स इन एग्जाइल बनाए, उसमें तभी रीता कौल, नीरजा पंडित, लवली चंद्रा, दिलीप लंगू से लेकर के तमाम लोगों से गवाए। और उसमें हमने बड़े बड़े म्यूजिशियंस को इन्वॉल्व किया, पंडित भजन सोपोरी से। और आपको याद होगा शायद कि पंडित भजन सोपोरी जी से मैंने राग ललेश्वरी बनवाई। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि ललेश्वरी हमारी प्रतीक है और कश्मीर में उसे अप्रोप्रिएट करके हजरत लले आरिफा कहते हैं। तो लले आरिफा नहीं थी, वो ललेश्वरी थी, लालदत थी, शैवाइट थी। तो मैंने भजन से बनवाया कि ये बनाओ राग, तो उन्होंने राग ललेश्वरी बनाई। इतना ही नहीं, जो कश्मीर का सारा म्यूजिक है इसका घराना क्या है, जैसे अंग होता है, जब पूर्व अंग है, तो उन्होंने हमने बात की आपस में, तो उन्होंने कहा आप सजेस्ट करो। उनके दिमाग में भी था इसका कश्मीरी का अंग है। तो ये सारा एग्जाइल कॉन्शियस में, जिसमें कई लेवल पे आप काम करते 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 ये किया। फिर वीर मुंशी मेरे क्लास फेलो थे, पेंटर थे। मैंने उससे कहा यार तुम बनाओ, तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की बात है, तो हमने कहा कि यार तुम ये करो कि जो हमारे सिंबल्स क्या हैं, हमारे पास फाइट करने को कुछ नहीं था। मैं गया था धर्मशाला हिज होलीनेस दलाई लामा से मिलने के लिए। उनके जो सेकंड थे वो थे प्रोफेसर समदौंग रिम्पोचे, जो मेरी वजह से, मेरे कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से गए, वो जम्मू में लाया जब मार्गदर्शन यहाँ हुआ। समदौंग रिम्पोचे केलन ट्रिप्पा बोलते हैं उनको, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिबेटन सरकार इन एग्जाइल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने कहा हमको बताइए, रास्ता बताइए, हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऐसा लीडर है जो बहुत ही मान्य हो ऑल इंडिया लेवल पे। तो मुझे नाम में करना पड़ा, कोई ऐसा है जो इंटरनेशनली नोन कश्मीरी पंडित हो और एग्जाइल में हो, या कोई ऐसा है जो नोबेल प्राइज विनर हो, जिसके अराउंड आप कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं। कहा तब आपको हिस्ट्री में से सिंबल निकालने चाहिए। तो ये मुझे दर्शन मिला। तो मैंने, मेरे मामा हैं गोकल डेमी जो फेमस पेंटर है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कृपाराम जी पर बनाए। हमने कई पेंटिंग्स उन्होंने बनाई जो हमारे 3 लीडर्स हैं कश्मीरी पंडितों के। पंडित कृपाराम जो 500 कश्मीरी पंडितों को लेकर के, कृपा उस पर हम बाद में करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन मैं हीरोज की बात कर रहा हूँ। और जो आपके श्री भट्ट हैं, जिसने सुल्तान जैनुल आबिदीन का इलाज किया और हम बच गए और वापस बुलाया, ये 2। और फिर जो बीरबरधर हैं, तो बीरबरधर को लेकर के जो जिन्होंने पंजाब जाकर लाहौर गए, तो ये 3 हीरोज मैंने निकाले और ये बनवाए इनसे डेमी साहब से। वीर मुंशी से मैंने पहली बार, ये इवेंट है पेंटिंग्स में, कि देवियों को भी कश्मीरी अटायर में पेश करो। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पहली बार शारिका माता, गॉडेस शारिका को हमने फेरन पहनाए। मेरे कहने पर वीर से मैंने कहा, वीर तैयार नहीं हुआ था पहले, वो तैयार हो गया बाद में। उसने जो आपके घर घर में आजकल है 18 भुजाओं वाली शारिका फेरन पहनाया, डेजोर पहनाया। और मैंने कहा ये एग्जाइल की कॉन्शियसनेस है, ये पेंटिंग्स में भी जानी चाहिए, ये मूर्तियों में जानी चाहिए, ये स्कल्पचर में, आर्ट में, पेंटिंग में, म्यूजिक में। तो एक कल्चरल रिनेसां आएगा। मुझे लगता है कि आप किसी से पूछ सकते हैं जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए, तो उस पर बात करेंगे। तो उसमें पहली बार मैंने, दिलीप लंगू को दुनिया जानती है,
वो हमारा एक्टिविस्ट है, उससे मैंने कहा कि फेरन मंगवाओ, वो तरंगा वरंगा फेरन, मैंने कहा ये करो ताकि एक कल्चरल अवेयरनेस आ जाए, हम प्रोपगेशन करें पहले थॉट का। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गुरुद्वारा शीशगंज के बारे में बताइए। 14 सितंबर 1993 में आप वहाँ गए थे। जी हाँ, जी हाँ, जी। वहाँ पे एग्जैक्टली क्या मकसद था आपका वहाँ जाने का? देखिए, हिस्ट्री में हमको ऐसा मौका मिलता है कि जब औरंगज़ेब का वक्त था, उसने 14 सूबेदार बदले थे कश्मीर के। उससे आखिरी सूबेदार था इफ्तिखार खान। इफ्तिखार खान ने कश्मीरी पंडितों को, उस समय इतिहास में कह रहा हूँ, कोई गप नहीं है, कोई चेक करके देखें, उसने तलवार के धार पर ना सब कश्मीर नोक पर कन्वर्ट करना चाहा, और कश्मीरी पंडितों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें चालाकी से उससे कहा कि हमको 5-6 महीने दीजिए, हम सोचेंगे, फिर हम खुद ही हो जाएंगे। तो उसने वो 6 महीने, उन 6 महीनों में क्या हुआ, ये कहा जाता, किंवदंती है कि रूपा भवानी जो हमारी संत कवित्री, उन्होंने संदेश भेजा कृपाराम दत्त को, जो मटन के थे, उनके बेटे का नाम सन्मुख राम था। उनको बुझाई कि यार कुछ करो, अभी गुरु तेग बहादुर के पास जाओ, वही एक हैं जो सहारा है। तो उन्होंने मीटिंग करके अमरनाथ गुफा के सामने सीक्रेट मीटिंग की। ये आप हिस्ट्री में मिल सकता है, बामजई साहब की, और भी कई, आनंद कौल बामजई के है, उनके बेटे की। तो उन्होंने मीटिंग की, तो फिर वहां से 500 कश्मीरी पंडितों का जत्था लेकर के आनंदपुर साहब, आज जिसको आप कहते हो ना, उसका नाम तब आनंदपुर साहब नहीं था, तब इसको चक नानकी बोलते थे, वहां गए। हमने कहा कि हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी बाउंड है कि हम वहां जाकर के माथा टेके। उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, उनके बच्चे शहीद हुए हैं, गुरु तेग बहादुर जी के जो पूरा परिवार गया है, सरवंश ज्ञानी है, तो हमको जाना चाहिए। तो हमने ऐसा प्लान किया, नाम रखा गुरु तेग बहादुर कृतज्ञता यात्रा। और इसमें देश भर में जहां जहां मुख्य गुरुद्वारे हैं, वहां वहां से कश्मीरी पंडितों के जत्थे निकले टुवर्ड्स आनंदपुर साहब, जम्मू से, दिल्ली से, कलकत्ता से, यहां तक कि इंग्लैंड से भी आए। तो लगभग हमारा अनुमान है कि कुल 20,000 लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो हम कश्मीर वहां गए, गुरुद्वारा, वहां माथा टेका, वहां इतना ही नहीं किया माथा टेका, वहां हमने वेरीनाग वितस्ता का पानी कलश लेकर के, हमारे मित्र हैं एक वीर जी खर है, वो आजकल न्यूजीलैंड में है, उनसे मंगवाया, उससे धुलवाया, वहाँ कश्मीर की मिट्टी लाए, उससे पोछा किया। और वहाँ बड़ी पेंटिंग है आनंदपुर में, आप आज भी जाइए तो वहाँ ये डेबी साहब की बहुत बड़ी पेंटिंग है, कृपाराम दत्त और कश्मीरी पंडित जाते हुए। तो एक तरह से ये जो कृतज्ञता यात्रा था, एक यात्रा थी, इसका मकसद ये था कि एक तो अवेयरनेस थी, दूसरा कि हम सैकड़ों 318 वर्ष के बाद हमको ऐसा मौका मिला कि हम वहाँ जा कर के शरण में जाएं, उनका शुक्रिया करें कि आज अगर हम जिंदा हैं तो आपके उस मॉन्यूमेंटल ये, तो वो हमने वहाँ किया। उससे पहले गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली गए, जहाँ की वहाँ शहीदी हुई, वहाँ भी हमने किया। तो इस तरह हम अपनी बात को, अपनी मूवमेंट का विस्तार दे रहे थे, जो हमारा फर्ज भी था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी था ये सब चीज़ें। और डॉक्टर साहब, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आपने 27 दिसंबर 1993 में की थी। जी जी। तो ये फर्स्ट क्यों थी? इससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? और इसका मकसद क्या था? इस कॉन्फ्रेंस को करने का मेन मकसद क्या था? देखिए, बात को हमने, अपनी बात को, हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ, हमारे साथ जो रिलीजियस जिहाद की वजह से जो हम उखड़ गए, निकाल दिए गए, इस बात को फैलने नहीं दिया जाता था, कहने नहीं दिया जाता था। हम ही को लोग कम्युनल कहते थे, हम ही को लोग झूठ फैला रहे हैं, हम ही को ये कर, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वालों ने क्या किया। ऐसी बात को एक तो अपनी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पर, फिर जम्मू की लेवल पर, दिल्ली, ऑल इंडिया लेवल पर, उसके बाद विश्व, उस पर भी हम आएंगे कि विश्व में कैसे किया। तो हमने कहा कि यार एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जी। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का नाम ही फर्स्ट दिया। ये पहली बार हुआ है इतिहास में, पनुन कश्मीर ने पहली वर्ल्ड कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की, और वो भी सिरी फुट ऑडिटोरियम में। और पैसे वैसे थे नहीं, लेकिन ऐसे दाता भी थे, दानी भी थे, जिन्होंने मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तो हमने किया। और उसमें देखा होगा, जो गए होंगे उनको याद भी होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी है। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वर्ल्ड को एट अ टाइम, उसमें मेरी जानकारी के हिसाब से 17 से
शायद 27 ऐसे डेलीगेट थे जो फॉरेन से भी आए थे, बाहर से आए थे। और उसमें देखिए सबसे पहले उसमें देखिए उसमें टॉप ब्रास जो थिंकर्स का है, उसमें जगमोहन थे, उसमें अनुपम खेर, उसमें बड़े बड़े थिंकर्स जो जितने भी डिप्लोमेट्स, एक्स एम्बेसडर्स, सारे ये हमने लाए थे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने कहा कि वी आर नॉट अनग्रेटफुल पीपल, जैसे हमने कहा गुरु तेग बहादुर जी के यहाँ करने के, ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के कल्चर में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया विरासत को बचाने में, बनाने में, फैलाने में, तो हमने किया इंस्टीट्यूट शारदा सम्मान, पहली बार कश्मीरी पंडितों ने कि कम्युनिटीज प्रेस्टिजियस सम्मान होना चाहिए, उसका नाम रखो शारदा सम्मान। और शारदा सम्मान की मैंने एक कमेटी बनाई और उसमें पहली बार आपको खुशी होगी सुन के, क्योंकि पहला सम्मान हो गया पंडित दीनानाथ नादिम को पोस्टुमसली, क्योंकि सबसे बड़े हमारे कवि रहे, उनका कंट्रीब्यूशन। फिर जिन्होंने नीलमत पुराण पे काम किया, डॉक्टर वेद कुमारी गही जी को दिया, जगमोहन जी को दिया, बिकॉज ही इज सेवियर ऑफ कश्मीर, उन्हें कश्मीर बचाया। हिंदुस्तान अदरवाइज ये जा चुका था लगभग, वो तो खुद अपनी किताब में भी कहते हैं। उसमें हमने अनुपम खेर को लाया, मैंने कहा यार तू हमारा प्राइड है, और लाने वाले में उसमें अशोक पंडित का ही रोल था, हमको कौन जानता था, वो अनुपम जी आए उसमें, और उसमें हमने पंडित भजन सोपोरी को किया। इस तरह हमने उनमें और गिरिलाल जैन जी को, गिरिलाल जैन मीडिया में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा खुल के सपोर्ट किया था। तो इस तरह शारदा सम्मान भी शुरू हुआ, जो वो चल करके बहुत सारे लोगों, यहाँ तो लोग कोल जी हैं आपके, उनको भी मिला बाद में। यहाँ आपके JN कोल, पापा जी जिनको बोलते हैं, उनको दिया, कश्मीर समाचार को दिया, कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन को दिया फॉर देयर मॉन्यूमेंटल वर्क। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की स्टार्ट हुई पहली बार, ताकि हमारी बात एक साथ फैले। एक ही नहीं कि 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस की, जो आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद और भी जो कार्य किए हैं, आनंदपुर साहब भी आप गए थे, इसके बाद गुरु तेग बहादुर, वो आपने बता दिया उसके बारे में। सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी 1999 में 11-12 अप्रैल को हुई दिल्ली में। चूंकि हमारा स्ट्रगल चूंकि अनएंडिंग है, क्योंकि वहाँ से भी अनएंडिंग आप पर अटैक है, सिविलाइजेशनल अटैक आप पर है, पॉलिटिकल अटैक आप पर है, फंडामेंटलिस्ट का अटैक आप पर है, वो लिक्विडेशन ऑफ कश्मीरी हिंदूज का आप पूरा करना चाहते हैं। जब वहाँ से भी अटैक अनएंडिंग है, तो आपका रिस्पॉन्स भी अनएंडिंग होना चाहिए। तो कोई पूछ सकता है दूसरी की क्या जरूरत पड़ी है, दूसरी की जरूरत पड़ी, फिर हमको वर्ल्ड को बताना पड़ा यार हमारे साथ जो हुआ है, जो मेन कोर इशू ऑफ जिहाद है, कोर इशू जो हमारा रिलीजियस क्लींजिंग का, कोर इशू जो एक्सोडस का है, इसको एड्रेस ही नहीं करती है सरकारें। न इंडियन स्टेट करता है, कोई सरकार नहीं करती है। तो हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर M.K. पंडित, M.K. टेंग, वो कहते थे कि इस बीमारी की जड़ कहाँ है, इंडियन स्टेट इज एट वॉर और इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन स्टेट को ही परेशानी है इंडियन सिविलाइजेशन, इसलिए आपकी क्यों परवाह करेगा इंडियन स्टेट। उन्होंने हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा इंडिया टुडे एनक्लेव था, वो शायद 82 का या किसमें था, नहीं सॉरी 92 कुछ था, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव दिल्ली में हुआ। उसमें उन्होंने यासीन मलिक को, जो हत्यारा है, जो आतंकवादी है, अलगाववादी है, उनको रोल मॉडल के रूप में यूथ के सामने किया। इससे लानत क्या हो सकती है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो ऐसे में आपको बार बार बताना है, तो हमने सेकेंड वर्ल्ड पंडित कश्मीरी कॉन्फ्रेंस बुलाई, और वो 98 में, उन दिनों मैसाकर हुआ वहाँ कश्मीर में, वंधामा हुआ या दूसरा भी हुआ, तो हमको थोड़ा डेट बदलनी पड़ी, तो वहाँ किया। वहाँ उस समय हमारा भी शारदा सम्मान वगैरह तो हुआ ही हुआ। तब हमने एक बड़ा इवेंट ये भी किया कि शारदा देवी जो कश्मीर की गॉडेस है, मैं कल्चरल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल तो है ही है। तो वो पंडित जो हमारे ये भूषण कोल जी हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, उनसे बनवाई, वो रिलीज करवाई, और पंडित प्रेमनाथ जोशी जी जो है उनको ऑनर किया। तब महेश भट्ट को भी लाए थे हम, वो भी उनकी उपस्थिति में, अशोक पंडित। तो एक तो ये डायमेंशन, दूसरा पॉलिटिकल असर्शन, भैया इसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि आप कश्मीर घाटी का रिऑर्गेनाइज करोगे, इस तरह नहीं करोगे कि वहाँ एक कश्मीरी, तमाम 7 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए अलग होमलैंड बनाओगे जिसमें यूनियन टेरिटरी स्टेटस हो, तब जा करके हम बच सकते हैं विद ऑल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल राइट्स हो, हमको वापस ना निकला।
ये हमको 98 में करना पड़ा। उसके बाद हमको जम्मू में आकर के फिर से करना पड़ा, वो शायद आपको एजेंडा में हो। वो हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में किया था और 2008 में 2008 में हमने जम्मू में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम थर्ड वर्ल्ड कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस। उस एक फीचर तो ये होता है कल्चरल अवेयरनेस की बात, कल्चरल उसमें 3 आपकी मेन पेंटिंग्स भी रिलीज करवाई गई, वो भी गोकुल नेमी साहब की, और शारदा सम्मान भी उसमें दिए गए। उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि जम्मू की पार्टिसिपेशन उसमें थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राम साहाई जी थे उसमें आए थे, उसमें कई कश्मीरी स्कॉलर्स के अलावा जम्मू के जो स्कॉलर, जो थिंक टैंक यहाँ की, जिनकी अपनी एस्पायरेशंस हैं जम्मू के साथ जो भेदभाव का मूल कारण क्या है, और वो लोग भी थे। तो इस तरह जम्मू और कश्मीरी पंडितों की जो पॉलिटिकल एस्पायरेशन, जियो पॉलिटिकल एस्पायरेशन, जम्मू के लोग सेपरेट जम्मू की बात करते हैं, जम्मू लोग कश्मीर डोमिनेंस से अलग होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक कहते हैं ना सेम पेज थे। हाँ, तो इसलिए वो भी बहुत बड़ी रही, उसमें भी पार्टिसिपेशन खूब रहा लोगों का। और फिर हम पॉलिटिकल असर्शन को असर्ट करते हैं, असर्ट करने के लिए ज़रूरी है, बार बार करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी तक हमारे दर्शकों को इनकी जर्नी जो है वो अभी तक पता लगी होगी कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ ये पता है कि पन्नू कश्मीर है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन क्या स्ट्रगल किया, क्या कार्य किया है, वो आप सब जान ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। 2006 में एक महाश्राद्ध का आयोजन किया गया, बहुत बढ़िया, जियापोटा घाट पे। जी जी, वो उस महाश्राद्ध का आयोजन किया गया, उससे वो मकसद क्या था उसको करने के पीछे? बहुत बड़े पॉइंट। अब देखिए ना किन किन डायमेंशन पे हम काम कर रहे थे एट ए टाइम। ये आप देखिए ना, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिफरेंट आइडियाज, नहीं डिफरेंट एंगल से आपने अप्रोच करना है एक ही पॉइंट को लेकर। जब आप कश्मीरी आइडेंटिटी की बात करते हैं, जो वैदिक है, जो इंडिक है, और अब कश्मीर को इंडिक सिविलाइजेशन का फाउंटेन हेड मानती है, वैदिक सिविलाइजेशन का, और इसीलिए आप निकाले गए। तो इसमें कितने एंगल्स हो सकते हैं फाइट करने के। नॉट ओनली हम सेमिनार करें, लेक्चर करें, बहुत बढ़िया लेक्चर करें, जार्गन करें, वो करें, ये करें, उससे वो नहीं होगा, वो ज़रूरी है करना, लेकिन उसके अलग अलग डायमेंशन क्या है। मैंने जितने भी डायमेंशन अभी तक आपको बताए, मुझे कुछ लोगों ने खुद ये किया कि यार ये डाइल्यूट करता है, ये आर्टिस्टों को लाता है, ये मंडली यहाँ करवाता है, ये पेंटिंग करवाता है, ऐसे भी लोग थे कोई। लेकिन मेरा क्लियर था कि फंडा कि ये हम नहीं चल सकते हैं खाली पॉलिटिकल इससे, और वो जो आप करें वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आपकी, ये करो। तो उसमें जैसे महाश्राद्ध हमने 2006 में किया। और क्या किया, और आपको हैरानी होगी सुन के, आप खुशी भी होगी सुन के, महाश्राद्ध महाभारत में काल में एज पर लीजेंड गोज, जब जितने वहाँ कौरव पांडव मारे गए, तो उनकी मृत्यु के बाद, उनके युद्ध के बाद एक महाश्राद्ध रचाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कश्मीर में रचाया गया था, जिसको आज ज़वन बोलते हैं, तो वहाँ किया था। कश्मीर में कुरुक्षेत्र जगह भी है इसी साइड में। खैर, उसके बाद हमने किया, पन्नू कश्मीर ने किया। मेरे दिमाग में ये चला कि क्या करना चाहिए। जो अखनूर है, जो जियापोता घाट है, और जियापोता घाट का एक पॉलिटिकल डायमेंशन ये है कि वहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने राजा गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा घोषित किया, एक संधि हुई, और इसलिए इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है। महाराजा रंजीत सिंह तो शेर पंजाब थे, शेर पंजाब ने गुलाब सिंह को, जो उनके कमांडेंट थे, उनको राजा बनाया। तो ऐसी जगह पे चंद्रभागा नदी बहुत प्राचीन है, वैदिक है, वहाँ पे हमने क्या किया, हमारा एस्टिमेट हम उस समय था कि हमको एक महाश्राद्ध करना चाहिए मुक्ति के लिए। ये हमारा कर्तव्य है। किन के लिए? जो वहाँ कश्मीर में मारे गए, जो चुन कर मारे गए, जिनकी हत्याएं की गई, एबडक्शन किया गया, और ऐसे लोग मारे गए जिनकी लाशें तक नहीं मिली आज तक, जो फिश आउट होते थे। इतना ही नहीं, कश्मीर की रक्षा के लिए जितने सुरक्षा कर्मी थे, और जो बेचारे बेगुनाह मारे गए, इनका हमने एक सर्वे करवाया। ये लगभग 30,000 के आसपास बन गए। तो हमने कहा 30,000 लोगों का महाश्राद्ध हमने करना है। ये हमने, इसके लिए मैंने जगह चुनी जियापोता घाट, जहाँ सारे हमारे आचार्य थे, ओमकार नाथ शास्त्री जी, डॉक्टर मनमोहन जी, सारे बड़े बड़े आचार्य, तो वहाँ श्राद्ध किया गया।
और वहाँ एक महाश्राद्ध हुआ। इतना ही नहीं, आज भी आप जाइए वहाँ, तो वहाँ मैंने एक प्लेक, एक बड़ा ये लगाया है, स्टोन है, स्मारक है, जिसमें लिखा हुआ है हमने यहाँ श्राद्ध किया, इस दिन किया, इतने लोगों की स्मृति में किया। इतना ये इनकम्प्लीट है। हमारे कश्मीर में ट्रेडिशन है कि प्राचीन काल में हरमुख जाते थे, हरमुकुट गंगा, वहाँ अस्थियां विसर्जित की जाती वहाँ। तो फिर हम 2013 में गए, मतलब सबकी आंख बचाकर। उसमें मैं था, इसमें संजय मोजा साहब थे, उसमें राहुल कोल जी थे, उसमें ये सब लोग आए थे, विठल चौधरी, कई लोग हमारे थे, और राहुल की पत्नी थी वृषाली जी, और हम एक टीम बना करके सीक्रेटली, उसमें आप पूछ सकते हैं किंगसी भारती, आप जानते हैं वो वरिष्ठ है, वो आयोजक थे वहाँ, और विनोद, हाँ आपके हैं, और मेरा भी छोटा भाई है, उनसे पूछ सकते हैं। उनका एक था कि वहाँ विनोद पंटा के साथ वो जाते थे, हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके वहाँ किया, और उनके सहयोग से हमने वहाँ इसका फोटो भी मैं बता सकता हूँ मैं, वहाँ श्राद्ध किया अखनूर में उनकी और वहाँ हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के उन शहीदों के लिए भी श्राद्ध किया जो मारे गए। तो एक तरह से हमने इस डायमेंशन पर भी काम किया। हमने करना था, हमने पहले सोचा था हम मटन में करेंगे, लेकिन हमको थ्रेटनिंग मिली, एक थ्रेट लेटर आई यहाँ कि आप नहीं कर सकते, तब हमने अखनूर किया और उसके बाद वहाँ किया। जी जी डॉक्टर साहब, 2011 की अगर हम बात करें, यूथ फॉर पनून कश्मीर की स्थापना हुई। यूथ फॉर पनून कश्मीर की स्थापना क्यों करनी पड़ी? हाँ, बहुत अच्छा। ये देखिए, जब हमने शुरू किया पनून कश्मीर, मेरी आयु, मैंने कहा शुरू में भी कहा, मैं 32, 33, 34, 35, 34 साल का था, और युवा ही था। 40 तक तो युवा ही लगभग, आज तो 60 साल के भी युवा होते हैं, आज यंग ओल्ड मैन भी होते हैं, मैं अपने को यंग ओल्ड मैन ही मानता हूँ। लेकिन एक मोमेंट आपने लॉन्च की, आप में विगर, आप में टाइम, आप में सेक्रीफाइस, आप में इंटेलेक्ट, ये सब चलते चलते चलते, और ये जो बच्चे हैं छोटे, ये कैंपों में पैदा हुए, बड़े हुए, और इन्होंने कभी सीढ़ियाँ नहीं देखी थी, इन्होंने दूसरी मंजिल चढ़ना क्या होता है ये नहीं देखा, घर नहीं देखता था। ये मेरी एक कविता है, आप जानते हैं, मैं मेरे साहित्य में उस पर बाद में बात करेंगे, कि ये अपने उजड़ने को भी खेल बनाकर खेलते थे, उनको पता ही नहीं था हम क्या खेल रहे हैं। तो ऐसे में हमने उन बच्चों के लिए भी काम किया, उनको संगठित करने की, वो अलग है। लेकिन ऐसे में मुझे लगा कि यार अब बहुत हुआ, हमको नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी दूसरी पीढ़ी है, इनको आगे आने देना चाहिए। और क्योंकि कई लोग तो नहीं चाहते हैं कि कोई और भी आए, कोई और भी आपके साथ, लेकिन मेरी दृष्टि में जब तक कि आप दूसरी पीढ़ी को भी इन्वॉल्व नहीं करोगे, लीडरशिप को हैंड ओवर नहीं करना होता है, लीडर्स को शेयर करो और नई फ्रेश ब्रेन को लाओ। हम साथ हैं, हम आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके ये कर सकते हैं, वरिष्ठ हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगा हमको वर्ल्ड ओवर जितना हमारा यूथ बिखर गया है, जी छितरा गया है, और इनके पास फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश लुक है, टेक्नोलॉजी है, और ये कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने किया, तो इसलिए इन्होंने इनके ईडीएम में बच्चों ने खुद कहा जी, कुछ लोगों ने कहा पनून कश्मीर यूथ विंग, किसी ने कहा यूथ पनून कश्मीर, नहीं, उन्होंने खुद किया, डॉक्टर साहब हम बनाएंगे इसको वाई फॉर पी के, फॉर में भी 4 लगाया वाई फॉर, इनका ईडीएम में। मैंने कहा गुड, हम आपको यंगस्टर्स को फंक्शनल ऑटोनॉमी देंगे, हम आपको आइडियोलॉजिकल ऑटोनॉमी नहीं देंगे, कल को आप डाइवर्शन करेंगे। नो, फंक्शनल ऑटोनॉमी का जैसे आपको आता है। हमने बच्चियां इन्वॉल्व की, हमने बच्चे इन्वॉल्व किए, आपको खुशी होगी जान करके। यूथ्स में जब आपको एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने का, उन्होंने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की। उन्हीं पे आ रहा हूँ, 2012 और 2015 में। जी हाँ, 12 में हमने वहाँ किया उनसे, इसमें बहुत भूमिका निभाई पुणे के राहुल कोल ने, रोहित भट्ट ने, विमल ने, और यह दिल्ली में हमारे विठल जी हैं, और दिगंबर जी हैं, छोटे बच्चे हैं, अब बड़े हो रहे हैं। तो एक टीम हमारी खड़ी हो गई। इन्होंने सबसे पहले कनेक्ट किया वर्ल्ड ओवर, जहाँ भी है, नेट के जरिए। फिर इन्होंने खुद ही पैसा भी जमा किया, हमको कोई परेशानी नहीं हुई है पैसा जमा करने जाओ, आपसे 10 रुपये मांगो, आपसे 20 रुपये नहीं, इन्होंने खुद किया, और खुद इनके पास पैसा बचा भी और जम्मू भी भेजा कि ये आप अपनी एक्टिविटी के लिए करिए। इतना पोटेंशियल है हमारे यूथ में, और हर फील्ड में है, क्योंकि आपको हर फील्ड में होते हुए
एक कोऑर्डिनेट करना है इस शक्ति को, तो उसमें मुझे खुशी है कि यूथ को हमने इन्वॉल्व किया, और कितना वो आगे कंट्रीब्यूट कर सके वो तो आने वाला टाइम भी बताएगा। और अभी उनके पास अचीवमेंट्स हैं, दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है और नेटवर्किंग है और भी कई चीज़ें उन्होंने काम की हैं। जो डॉक्टर साहब, एक भारत अभियान 19 जनवरी 2019 जी दिल्ली में हुआ था। ये भी इन्होंने ही किया। यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने, चूंकि इन्होंने हाथ पांव इतना फैलाए कि पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, गोवा में जितने भी स्थानीय प्रो इंडिया नेशनलिस्ट और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन तक हमारी बात नहीं पहुंची है, जिन तक हम बात पहुंचाकर उनसे सहयोग लेना चाहते हैं, इस तरह आपको खुशी होनी चाहिए। जो भी सुनेगा ये वो कंफर्म कर सकते हैं यूथ फॉर पनुन कश्मीर से, उनकी वेबसाइट से, उनके लोगों से मिल करके, राहुल कोल हो, राहुल राजदान हो जो आज अमेरिका में है, राहुल विठल, 1000 संगठन तक पहुंचा वाई फॉर पनुन कश्मीर ये, और रेजोल्यूशंस पास करवाए। इतना ही नहीं, अब रेजोल्यूशन पास कर फिर जम्मू, इस सारे ये 1 साल तक अभियान रहा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कितना हुआ। तो ये मुझे लगता है 2016 से 2017 तक पूरे साल भर ये अभियान चलता रहा। इस अभियान का नाम हमने दिया एक भारत अभियान। एक भारत है और आपके साथ है। फिर ये यहाँ जम्मू आए, जम्मू में जो आपका हमारा कैंप है बड़ा जगती में हजारों लोगों की संख्या में उन्होंने शंखनाद किया कि हम आपके साथ हैं, डरिए मत, अकेला मत पड़िए। तो ये सारी शक्ति जुटाई, ये सारा काम जुटाई यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने। कितनी संभावनाएं, आगे की लीडरशिप बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए। मैं इसका हामी हूँ कि अगली लीडरशिप, अगला फेस जो होना चाहिए वो यंगस्टर्स होने चाहिए। हम वही हैं, हम रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, आगे रहेंगे, गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि रोहित जैसा नौजवान आगे हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और 2019 तक की बात अभी तक आपके सामने रखी है डॉक्टर अग्निशेखर जी ने, पनुन कश्मीर के बारे में और यूथ फॉर पनुन कश्मीर के बारे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं समाज को लेके। लेडीज़ को लेकर हमने बात लेडीज़, जी बिल्कुल, उनके लिए भी हमने बात की। 2019 के बाद अचानक कोविड आया और कोविड के दौरान बहुत सारा कुछ थम गया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व थम गया। और उसके बाद जब कोविड थोड़ा कम होने लगा, फिर से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। मुझे ये भी पता है कि कोविड के दौरान भी पनुन कश्मीर ने जो सहायता की लोगों की, वो भी किसी से छुपा नहीं है। यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने बहुत कार्य किया उन दिनों भी। लेकिन हम अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि समय हो चुका है, नेक्स्ट एपिसोड में उस कोविड के बाद की बात, अभी तक क्या एक्टिविटीज रही हैं पनुन कश्मीर की, और प्लस और विश्व में कैसे फैला है, और आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या एक्टिविटीज होने वाली है, वो सब हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राइट न्यूज। कश्मीर